हेलो स्टडी वेलकम यू। आप सबका स्वागत है। आज हमारे विमर्श का मुद्दा है खिलाफत आंदोलन। आज हम देखेंगे खिलाफत आंदोलन किस तरह से भारतीय समाज को उसने प्रभावित किया और स्वयं कहाँ से प्रभावित था वो, और भारतीय राजनीतिक परिदृश्य के साथ साथ धार्मिक अवधारणाओं से किस तरह वो संबंधित था। हम इसकी भी समीक्षा करेंगे, मीमांसा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं खिलाफत आंदोलन को। इतिहास की अगर हम बात करते हैं तो खिलाफत आंदोलन भारत में एक अखिल इस्लामी ताकत है। क्या है ये? अखिल इस्लामी ताकत है जो 1919 में ब्रिटिश राज के दौरान भारत में मुस्लिम समुदाय के बीच एकता के प्रतीक के रूप में ओटोमन खलीफा को बचाने के प्रयास में उभरा था। किसको बचाने के प्रयास में? ओटोमन खलीफा के प्रयास में। खिलाफत को सबसे पहले इतालवी हमलों, इटली का हमला 1911, बाल्कन युद्ध 1912 से 13 जिसके बारे में पूर्व की वीडियो में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, और बाद में प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 में साम्राज्य की हार से खतरा उत्पन्न हुआ। खिलाफत के पतन की आशंकाएं और भी तीव्र हो गई, जिससे सेवरेस की संधि अगस्त 1920 में होती है जिसने साम्राज्य को विघटित कर दिया। न केवल सभी गैर तुर्की क्षेत्रों को साम्राज्य से अलग कर दिया, बल्कि तुर्की मातृभूमि के कुछ हिस्सों को ग्रीस और अन्य गैर मुस्लिम शक्तियों को भी दे दिया गया था। ये मेहमेद सिख साहब हैं। भारत में खिलाफत आंदोलन के शुरुआती दौर में ओटोमन सुल्तान और खलीफा 1918 से 20 तक थे। ये खिलाफत की रक्षा में एक अभियान शुरू किया गया जिसका नेतृत्व तो भारत में अली बंधुओं शौकत और मोहम्मद अली और अबुल कलाम आज़ाद ने किया। नेताओं ने खिलाफत आंदोलन के समर्थन के बदले में अहिंसा का वादा करते हुए भारतीय स्वतंत्रता के लिए महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में साथ दिया। किसके बदले में साथ दिया है? खिलाफत आंदोलन के समर्थन के बदले में इन लोगों ने असहयोग आंदोलन को अपना समर्थन दिया। 1920 में बाद के आंदोलन को हिजरत, उर्दू में इसका अर्थ है पलायन, यात्रा मक्का से मोहम्मद के हिजरा को याद करते हुए। ठीक है, इसका कहने का सेंस ये है कि प्रॉफेट मोहम्मद जो थे वो 622 ईस्वी में जब उन्होंने मक्का से यत्रिब, जिसको मदीना कहते हैं, कि मक्का से मदीना की यात्रा की थी 622 ईस्वी में, तो उस यात्रा को याद करके उसे प्रभावित होकर भारतीय मुसलमानों ने भारत से अफगानिस्तान में लगभग 18,000 मुस्लिम किसानों के पलायन से प्रभावित भी हुआ। 18,000 मुस्लिम किसान भारत के ऐसे थे जिन्होंने महसूस किया कि भारत एक धर्म त्यागी भूमि है। उनके कहने का तात्पर्य ये था, या फिर उनकी भावना जो थी वो ये थी कि भारत जो है वो पवित्र भूमि नहीं है, धर्म त्यागी भूमि है, तो ऐसी जगह पे हमें नहीं रहना है। और जब खिलाफत आंदोलन चल रहा था तो इन सब चीज़ों से प्रभावित होकर के भारत के लगभग 18,000 मुस्लिम किसान अफगानिस्तान की यात्रा पे निकल जाते हैं भारत को छोड़ करके। फिर आगे देखते हैं हम। प्रथम महायुद्ध में तुर्की पर ब्रिटेन के आक्रमण ने असंतोष को बढ़ा दिया था। सरकार की दमनकारी नीति ने इसे और भी उत्तेजित किया। राष्ट्रीय भावना तथा मुस्लिम धार्मिक असंतोष का समन्वय आरंभ हुआ। ब्रिटेन ने मोहम्मद उस्मानी साम्राज्य के 36वें और आखिरी शासक, जो अपने भाई मोहम्मद पंचम के बाद 1918 से 1922 तक तख्त पर नशीन रहे, उन्हें 4 जुलाई 1918 को साम्राज्य के संस्थापक उस्मान प्रथम की तलवार से नवाजकर 36वें सुल्तान की जिम्मेदारी दी गई थी। को पदच्युत कर, मतलब उनके पद से हटाकर अब्दुल मजीद आफंदी को किसे बिठाया? अब्दुल मजीद आफंदी को पदासीन किया। किसने पदासीन किया था? ब्रिटेन ने किया था। और उसके समस्त राजनीतिक अधिकार अपहृत कर ले लिए गए। काला ये स्थितियां इस तरह से बदलती हैं। हम ये स्थितियां आपको इसलिए साझा कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि यही वो कारण है जिनकी वजह से खिलाफत आंदोलन भारत में होता है। फिर क्या होता है कि अंग्रेजों के खिलाफ तुर्की का गठबंधन, भारत सहित विश्व भर के सुन्नी मुसलमान तुर्की के सुल्तान को अपना आध्यात्मिक नेता खलीफा मानते थे। खलीफा होने के नाते तुर्क सुल्तान दुनिया भर के सभी सुन्नी मुसलमानों के सर्वोच्च धार्मिक और राजनीतिक नेता थे। अब इसमें प्रथम विश्व युद्ध की एंट्री होती है। 1914 से 18 के दौरान तुर्की ने अंग्रेजों के खिलाफ जर्मनी और ऑस्ट्रिया के साथ गठबंधन किया था। किसके साथ किया था? अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने गठबंधन किया था। जर्मनी और ऑस्ट्रिया के साथ में इन्होंने गठबंधन किया था। सन 1908 ईस्वी में तुर्की में युवा तुर्क दल द्वारा, ये युवा तुर्क दल द्वारा जो ये था, ये वहाँ पे परिवर्तनवादी विचारधारा के लोग थे, यंग लोग थे, जो चाहते थे कि खलीफा की शक्ति को जो है खत्म किया जाए। तो तुर्की में युवा तुर्क दल द्वारा 1908 में शक्तिहीन खलीफा के प्रभुत्व का उन्मूलन, खलीफा के पद की समाप्ति का प्रथम चरण था। पहले तो वहाँ के लोगों ने ही प्रयास किया कि इस पदवी को हटाया जाए, ठीक है, लेकिन इसका भारतीय मुसलमान जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। कहने का मतलब नगण्य प्रभाव था। जो वहाँ के लोकल जो यूथ लोग थे और सुधारवादी परिवर्तनवादी विचारधारा के लोग थे, उन लोगों ने जब खलीफा की सत्ता को खत्म करने की कोशिश की, उसमें भारत में कहीं कोई विवाद उत्पन्न नहीं होता।
लेकिन सन 1912 में तुर्की इटली तथा बाल्कन युद्धों में तुर्की के विपक्ष में ब्रिटेन के योगदान को इस्लामी संस्कृति तथा सर्व इस्लामवाद पर प्रहार समझकर भारतीय मुसलमान ब्रिटेन के प्रति उत्तेजित हो उठे। भारतीय उपमहाद्वीप में खिलाफत आंदोलन को देखते हैं। अब वो सारी चीज़ें जो हमने आपको बताई, जो इतिहास से संबंधित मुद्दे थे, तो उन मुद्दों को लेकर के भारतीय मुसलमान बहुत आक्रोश में थे, बहुत गुस्से में थे। उन्हें लग रहा था कि वो जो हैं खलीफा जो हैं वो हमारे धार्मिक गुरु हैं और धार्मिक और राजनीतिक गुरु हैं, और उनकी सत्ता को इस तरह से हटाया नहीं जा सकता है। चूँकि जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था 1914 से 18 के बीच में, तो इस समय ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, यहाँ के जो भारतीय मुसलमान थे उन लोगों से उन्होंने वादा किया था कि हम युद्ध की समाप्ति पर खलीफा की सत्ता को कोई चुनौती नहीं देंगे और तुर्की को किसी तरह से हम परेशान नहीं करेंगे। हालांकि बाद में उसके बाद स्थितियां बदल जाती हैं, तो ब्रिटेन का तो ये चरित्र ही हमेशा रहा है। भारतीय मुसलमानों ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इस विश्वास के साथ ब्रिटिश सरकार का समर्थन किया कि तुर्क साम्राज्य ऑटोमन एम्पायर के पवित्र स्थान खलीफा को दे दिए जाएंगे। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है, उसके बाद तुर्क साम्राज्य विभाजित हो गया और तुर्की को अलग कर दिया गया तथा खलीफा की सत्ता से हटा दिया गया था। परिणामतः मुस्लिम नाराज हो गए तथा इसे खलीफा का अपमान माना। भारतीय मुसलमानों के लिए खलीफा एक धार्मिक प्रतीक था और उसकी स्थिति को कमजोर करना उनके लिए अस्वीकार्य था। यह विरोध भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध रोष रूप में परिवर्तित हो गया, क्योंकि वो ब्रिटेन से नाराज थे कि उन्होंने तुर्की साथ ऐसा क्यों किया। तो ऐसी स्थितियों में वो जो ब्रिटिशर्स यहाँ पे रहते थे उनसे भी उनकी नफरत बढ़ती गई। इस उत्तेजना को अबुल कलाम आज़ाद, जफर अली खां तथा मोहम्मद अली ने अपने समाचार पत्रों अल हिलाल, जमींदार तथा कामरेड और हमदर्द द्वारा बड़ा व्यापक रूप दिया। राजनीतिक गतिविधियों और खलीफा की ओर से आक्रोश दुनिया भर में उभरा था, किंतु भारत में सबसे प्रमुख गतिविधियां हुई। जिस तरह से भारत में इस मुद्दे को लेकर के विद्रोह हुआ और जिस तरह से ब्रिटिशर्स को निशाने पर लिया गया, ऐसा पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ था, भारत में ही हुआ था। महायुद्ध की समाप्ति के बाद राजनीतिक अधिकारों के बदले भारत को रॉलेट बिल, दमन चक्र तथा जलियांवाला बाग हत्याकांड मिले, जिसने राष्ट्रीय भावना में आग में घी का काम किया। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी ने जमीयत उलेमा के सहयोग से, किसके सहयोग से? जमीयत उलेमा। तो भारतीय खिलाफत कमेटी ने जमीयत उलेमा के सहयोग से खिलाफत आंदोलन का संगठन किया तथा मोहम्मद अली ने 1920 में खिलाफत घोषणा पत्र प्रकाशित किया। नेतृत्व प्रमुख रूप से अली बंधु, मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली ने किया था। अन्य महत्वपूर्ण नेता थे इसके हकीम अजमल खान, अबुल कलाम आज़ाद और डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी साहब। महात्मा गांधी ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया, जिससे यह राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बना। खिलाफत समिति की स्थापना की जाती है। मोहम्मद अली और उनके भाई मौलाना शौकत अली अन्य मुस्लिम नेताओं जैसे पीर गुलाम मुजाहिद सरहंदी, शेख शौकत अली सिद्दीकी, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, रईस इल मुअज्जिन, बैरिस्टर जान मोहम्मद जुनेजो, हसरत मोहनी, सैयद अताउल्लाह खां शाह बुखारी व मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और डॉक्टर हकीम अजमल खान के साथ शामिल हुए और ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। इस संगठन का कार्यालय लखनऊ में जमींदार शौकत अली सिद्दीकी के घर के परिसर में स्थित था। उन्होंने मुसलमानों के मध्य राजनीतिक एकता बनाने और खलीफा की रक्षा के लिए अपने प्रभाव का उपयोग करने का लक्ष्य रखा। अब भारतीय मुसलमानों की जो मांगे थी वो क्या थी? मुस्लिम पवित्र स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण बरकरार रखा जाना चाहिए, ये प्रथम मांग थी उनकी। दूसरी मांग थी क्षेत्रीय व्यवस्था, टेरिटोरियल अरेंजमेंट के बाद खलीफा को पर्याप्त क्षेत्र दिए जाने चाहिए। और था उसमें ब्रिटिश सरकार को तुर्की के प्रति अपना रवैया बदलने हेतु मजबूर किया जा सके। ठीक है। देशव्यापी आंदोलन हेतु एक आधार निर्मित किया गया। नवंबर 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें ब्रिटिश सामानों के बहिष्कार का आह्वान किया गया। 1920 में उन्होंने खिलाफत घोषणा पत्र प्रकाशित किया, जिसमें अंग्रेजों को खिलाफत को सुरक्षित और भारतीय मुसलमानों को एकजुट होकर ब्रिटिश की जवाबदेही सुनिश्चित करने की वकालत की। बंगाल में खिलाफत समिति में मोहम्मद अकरम खान, मनीरुज्जमा इस्लामाबादी, मुजीबुर रहमान खान और चितरंजन दास शामिल थे। एक प्रमुख ऑक्सफोर्ड शिक्षित मुस्लिम पत्रकार मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने अपने औपनिवेशिक सरकार के प्रतिरोध की वकालत करने और खलीफा के समर्थन में 4 वर्ष जेल में बिताए थे। ठीक है, ये भाई साहब ऑक्सफोर्ड रिटर्न थे और अब बढ़िया पत्रकार थे, और इन्होंने खिलाफत आंदोलन में जो इनकी मुख्य भूमिका रही वो ये थी कि चूँकि खलीफा की सत्ता को चुनौती न दी जाए, इसके लिए ये 4 वर्ष जेल में रहे और भारत सरकार ने 1978 में इनके लिए एक डाक टिकट जारी किया था। भारत के कुछ मुसलमानों के लिए तुर्की में साथी मुसलमानों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किए जाने की संभावना की भी आशंका थी।
इन्हें ये लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि तुर्की के खिलाफ जो वहाँ पे जो आंदोलन दबाए जा रहे हैं, जिस तरह से दमन किया जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय मुसलमानों को उसमें शामिल किया जाए सैनिक के रूप में कि चलो तुर्की में तुम हमारा साथ दो। ये आशंका भी भारतीय मुस्लिमों में थी। अपने संस्थापकों और अनुयायियों के लिए खिलाफत एक पांथिक आंदोलन नहीं था, बल्कि तुर्की में अपने मुस्लिम मुसलमानों के साथ एकजुटता का प्रदर्शन था। कांग्रेस नेता मोहनदास गांधी और मोहनदास करमचंद गांधी और खिलाफत नेताओं ने खिलाफत, खलीफा और स्वराज के लिए एक साथ काम करने और लड़ने का वादा किया। औपनिवेशिक सरकार पर दबाव बढ़ाने का प्रयास करते हुए खिलाफतवादी असहयोग आंदोलन का एक बड़ा हिस्सा बन जाते हैं। कुछ लोग अमानतुल्लाह खान के तहत उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत से अफगानिस्तान तक एक विरोध प्रदर्शन में शामिल होते हैं। डॉक्टर अंसारी, मौलाना आज़ाद और हकीम अजमल खान जैसे खिलाफत नेता भी व्यक्तिगत रूप से गांधी के करीब बढ़ते गए। इन नेताओं ने 1920 में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र शिक्षा और सामाजिक कायाकल्प को बढ़ावा देने के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया जो यूनिवर्सिटी है इसकी स्थापना करते हैं। कब करते हैं? 1920 में। हिंदू और मुसलमान अभियान में शामिल हुए, जो शुरू में शांतिपूर्ण था। गांधी, अली बंधुओं और अन्य लोगों को औपनिवेशिक सरकार द्वारा तेजी से गिरफ्तार किया गया था। तहरीक खिलाफत के झंडे के नीचे एक पंजाब खिलाफत की प्रतिनियुक्ति, जिसमें मौलाना मंजूर अहमद और मौलाना लुत्फुल्लाह खान दनकौरी शामिल थे, ने पंजाब मतलब सिरसा, लाहौर, हरियाणा आदि उसमें तब वो सभी सम्मिलित थे। और हिमाचल भी तब पंजाब में ही था। और जो पाकिस्तान में जो क्षेत्र है, भारत में जो क्षेत्र है, उन सबको मिलाकर के जो क्षेत्र पंजाब था, वो पूरे पंजाब सूबे की बात की जा रही है। ठीक है। में एक विशेष एकाग्रता के साथ पूरे भारत में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। घटनाओं को देखते हैं तो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू होता है। गांधी ने खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ा, जिसमें ब्रिटिश संस्थानों का बहिष्कार, सरकारी नौकरियों का त्याग और स्वदेशी का उपयोग शामिल था। मालाबार विद्रोह 1921 में होता है। केरल में मोपला विद्रोह के दौरान हिंसा भड़क उठी, जिसने हिंदू मुस्लिम एकता को नुकसान पहुंचाया। आंदोलन का अंत 1924 में होता है, जब तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने खलीफा पद को समाप्त कर दिया। उसके बाद भारत में भी ये आंदोलन बिल्कुल समाप्त हो गया, जिससे आंदोलन का मुख्य उद्देश्य समाप्त हो गया। भाई ये लोग, मुख्य उद्देश्य इनका क्या था कि वहाँ पे खिलाफत की सत्ता को हमको पुनर्स्थापना करनी है, फिर से वहाँ पर बैठाना चाहते थे यहाँ के जो मुस्लिम लोग थे कि हमको वहाँ पे सत्ता पे फिर से खलीफा को बैठाना है। और वहाँ के जो जो लोग थे, वो जैसा कि मैंने पूर्व में बताया, वो लोग खुद इसके लिए संघर्षरत थे कि कितनी जल्दी इनकी सत्ता को हटाया जाए। तो आखिरकार वहाँ के लोगों ने, जिनके जो प्रमुख लीडर थे वो थे मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क, ने खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। इसके बाद भारत में यह धीरे धीरे कमज़ोर पड़ के धीरे धीरे समाप्त हो गया। ठीक है। अब इसमें हम जिन्ना की भूमिका पे गौर करते हैं। जिन्ना ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया, लेकिन उनकी भूमिका सीमित थी, क्योंकि वे सांप्रदायिक आधार पर आंदोलन को लेकर पूरी तरह सहमत नहीं थे। एक संवैधानिकवादी और तर्कशील नेता के रूप में जिन्ना ने खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता और ब्रिटिश विरोध के लिए एक अवसर के रूप में देखा। हालांकि वे आंदोलन के धार्मिक स्वरूप और असहयोग जैसे उग्र कदमों से पूरी तरह सहमत नहीं थे। जिन्ना ने 1919 में खिलाफत सम्मेलन में भाग लिया और ब्रिटिश नीतियों की आलोचना की, लेकिन असहयोग आंदोलन 1920 शुरू होने पर उन्होंने कांग्रेस से दूरी बना ली, क्योंकि वे संवैधानिक तरीकों पर अधिक विश्वास करते थे। उनकी भूमिका मुख्य रूप से मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समन्वय स्थापित करने और मुस्लिम समुदाय को राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल करने तक सीमित रही। उस समय तक कांग्रेस को देखते हैं हम खिलाफत में, तो गांधी जी ने 1920-21 में खिलाफत आंदोलन क्यों चलाए, इसके दो दृष्टिकोण माने जाते हैं। एक वर्ग का कहना था कि गांधी की उपरोक्त रणनीति मीन टू से जो खिलाफत आंदोलन के साथ में असहयोग आंदोलन को उन्होंने जोड़ा, तो उपरोक्त रणनीति व्यवहारिक अवसरवादी गठबंधन का उदाहरण था। वे समझ चुके थे कि अब भारत में शासन करना अंग्रेजों के लिए आर्थिक रूप से महंगा पड़ रहा है। अब उन्हें हमारे कच्चे माल की उतनी आवश्यकता नहीं है, अब सिंथेटिक उत्पादन बनाने लगे हैं। अंग्रेजों को भारत से जो लेना था वो ले चुके हैं, अब वे जाएंगे। अतः अगर शांतिपूर्वक असहयोग आंदोलन चलाया जाए, सत्याग्रह आंदोलन चलाया जाए, तो वे जल्दी चले जाएंगे। इसके लिए हिंदू मुस्लिम एकता आवश्यक है। दूसरी ओर अंग्रेजों ने इस राजनीतिक गठबंधन को तोड़ने की चाल चली। हालांकि गांधी जी का यह आकलन, मूल्यांकन बाद में गलत साबित होता है। एक दूसरा दृष्टिकोण भी है, वह मानता है कि गांधी ने इस्लाम के पारंपरिक स्वरूप को पहचानते थे। पंथ के ऊपरी आवरण को दरकिनार करके उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के स्वाभाविक आधार को देख लिया था। 12वीं शताब्दी से साथ रहते रहते हिंदू मुसलमान सह अस्तित्व सीख चुके थे। दबंग लोग दोनों समुदायों में थे, लेकिन फिर भी आम हिंदू मुसलमान पारंपरिक जीवन दर्शन मानते थे। उनके बीच एक साझी विरासत भी थी, उनके बीच आपसी झगड़ा था, लेकिन सभ्यतामूलक एकता भी थी। दूसरी ओर आधुनिक पश्चिम से सभ्यतामूलक संघर्ष है।
गांधी यह भी जानते थे कि जो इस सभ्यता में समझबूझकर भागीदारी नहीं करेगा वह आधुनिक दृष्टि से भले ही पिछड़ जाएगा लेकिन पारंपरिक दृष्टि से स्थित प्रज्ञ कहलाएगा। हालांकि ये अजीब तर्क रहा गांधी जी का, क्योंकि उनके हिसाब से सभ्यता मूलक जो संघर्ष था वो पश्चिम में चल रहा था। और मुझे लगता है, मुझे क्या, ये आप इतिहास की पुस्तकों का मूल्यांकन कीजिए, आप पढ़िए, आप देखिए, समझिए, आप इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि जितना पश्चिम में नहीं उससे ज़्यादा तो पूर्व में था। सभ्यता मूलक जो संघर्ष था वो तो पूर्व में ज़्यादा था। बहरहाल, राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने ग्रहण किया था। दैनिक जागरण से साभार शंकर शरण का लेख है ये। इसके बाद जो हम आपको बता रहे हैं 17 अक्टूबर का लेख है ये दैनिक जागरण का। इनके हिसाब से हम इसका मूल्यांकन देखते हैं असहयोग आंदोलन और खिलाफत, नहीं सॉरी, सिर्फ खिलाफत आंदोलन का। भारत में महात्मा गांधी का पहला बड़ा राजनीतिक अभियान खिलाफत आंदोलन में भाग लेना था। मई 1919 से खिलाफत सभाओं में गांधी जी के भाषण शुरू हुए। खिलाफतवादियों ने 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया। उसका गांधी जी ने खूब प्रचार किया था। दिल्ली में 23 नवंबर 1919 को अखिल भारतीय खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुई जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। 23 नवंबर 1919 को अखिल भारतीय खिलाफत का कॉन्फ्रेंस में इन सम्मेलनों में आंदोलन विस्तार की योजना बनी जिसमें सरकार द्वारा दी गई उपाधियां लौटाने, सरकारी नौकरियों का बहिष्कार करने और टैक्स न देने का आह्वान किया गया। ये आह्वान अपने यहाँ इतिहास के पाठों में पढ़ाए जाते हैं मगर वह सब खिलाफत के लिए हुआ था। दरअसल जब आप देखेंगे असहयोग आंदोलन को देखेंगे तो उसमें जिस तरह से नौकरियों को छोड़ा गया और सरकारी कार्यों का बहिष्कार किया गया, सरकारी किसी भी तरह का सहयोग सरकार को नहीं दिया जा रहा, तो वो सारी योजनाएं जिसको ये बताया जाता है कि ये असहयोग आंदोलन के अभिन्न अंग थे, दरअसल उसकी शुरुआत जो है वो खिलाफत आंदोलनकारियों ने ही की थी। पूर्व में ही हम इसको समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पुस्तक थॉट्स ऑन पाकिस्तान 1940 में लिखा, सच्चाई यह है कि असहयोग आंदोलन का उद्गम खिलाफत आंदोलन से हुआ। डॉक्टर अंबेडकर क्या लिख रहे हैं? सच्चाई यह है कि असहयोग आंदोलन का जन्म खिलाफत आंदोलन से हुआ, न कि स्वराज के लिए कांग्रेसी आंदोलन से। खिलाफतवादियों ने तुर्की की सहायता के लिए इसे शुरू किया और कांग्रेस ने उसे खिलाफतवादियों की सहायता के लिए अपनाया। ये समीक्षा अंबेडकर जी की है। खिलाफतवादियों ने तुर्की की सहायता के लिए इसे शुरू किया और कांग्रेस ने उसे खिलाफतवादियों की सहायता के लिए अपनाया। उसका मूल उद्देश्य स्वराज नहीं बल्कि खिलाफत था। ये कह रहे हैं कि गांधी जी जो आंदोलन चला रहे थे दरअसल वस्तुतः मूल उद्देश्य स्वराज नहीं था, मूल उद्देश्य खिलाफत आंदोलन था और स्वराज का गौड़ उद्देश्य बनाकर उससे जोड़ दिया गया ताकि हिंदू भी उसमें भाग ले सकें। ये अंबेडकर साहब का ये कथन है, ये उनका मूल्यांकन है। उनके हिसाब से गांधी जी इस आंदोलन में असहयोग आंदोलन को चलाया ही सिर्फ इसलिए था कि वो खिलाफत आंदोलनकारियों का समर्थन कर सकें, साथ दे सकें और हिंदुओं को इसमें जोड़ा जा सके। इसके लिए उन्होंने इसमें जो है वो स्वराज्य की भावना को सम्मिलित किया था। इसी प्रकार एनी बेसेंट के शब्दों में देखा जाए तो खिलाफत गांधी एक्सप्रेस का तूफान चला। खिलाफत गांधी एक्सप्रेस का तूफान चला। यह आंधी ऐसी चली कि कांग्रेस की पिछली परंपरा झटके में उड़ गई। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब असहयोग आंदोलन होता है हमारे देश में, क्योंकि इसके पहले गांधी जी राष्ट्र स्तर पे चर्चित उतने नहीं थे, ठीक है, छोटे छोटे आंदोलन में हिस्सा लिया था गांधी जी ने, लेकिन जो राष्ट्रीय पहचान मिली उनको वो मिली असहयोग आंदोलन से, या आप यूं कह सकते हैं खिलाफत आंदोलन से। गांधी जी ने खिलाफत को मुसलमानों की गाय कहकर हिंदुओं को प्रेरित किया। मुसलमानों की गाय कहकर हिंदुओं को प्रेरित किया। किसे मुसलमानों की गाय कहा गया? खिलाफत को। कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है वैसे ही मुस्लिमों के लिए खिलाफत पवित्र है। यानी जैसे हिंदू गाय पूजते हैं, ये देखिए, उसी तरह मुसलमान अपने खलीफा को, जबकि मुस्लिम जगत में कहीं खिलाफत की परवाह नहीं थी। मुस्लिम जगत में ऐसी कोई परवाह कहीं देखने को नहीं मिलती है। उल्टे अरब के मुसलमान तुर्की के खलीफा से मुक्ति चाहते थे, ये भी आप ध्यान रखिए। खुद तुर्क लोग खिलाफत के भार से आजिज थे। खिलाफत जो वहाँ पदवी थी उससे खुद तुर्क लोग परेशान थे। आखिरकार आप देखते हैं कि अतातुर्क ने ही तो वो खिलाफत की सत्ता को बिल्कुल ख़त्म किया वहाँ से। बहरहाल, यह स्वयं महान तुर्क नेता कमाल पाशा ने कहा था, ठीक है, उन्होंने ही पहले ऑटोमन तुर्क सल्तनत और फिर खिलाफत को 1924 में ख़त्म कर दिया। उसी आंदोलन की बात हो रही है जिसको गांधी जी मुसलमानों की गाय कह रहे थे। गांधी जी ने लिखा था कि तुर्की का दावा न्यायपूर्ण है। जब गांधी जी खिलाफत आंदोलन चला रहे थे उसी समय तुर्क उसे खत्म कर रहे थे। सामान्य बुद्धि से भी खिलाफत के उद्देश्य समर्थन योग्य नहीं थे। तुर्की साम्राज्य बनाए रखने का मतलब था कई देशों को तुर्की का उपनिवेश बनाए रखना।
भाई अगर हम तुर्की का समर्थन कर रहे हैं तो तुर्की भी तो उसके भी तो बहुत सारे उपनिवेश थे, कई देशों पे उसने भी कब्जा कर रखा था। अगर हम तुर्की का समर्थन कर रहे हैं तो हम उपनिवेश को समर्थन दे रहे हैं, जबकि हम उपनिवेश से खुद पीड़ित थे। बहरहाल गांधी जी ने यंग इंडिया 2 जून 1920 में लिखा। क्या लिखते हैं गांधी जी? मेरे विचार से तुर्की का दावा न केवल नैतिक एवं न्यायपूर्ण है बल्कि पूर्णतः न्यायोचित है, क्योंकि तुर्की वही चाहता है जो उसका अपना है। गैर मुस्लिम और गैर तुर्की जातियां अपने संरक्षण के लिए जो गारंटी आवश्यक समझें वो ले सकती हैं, ताकि तुर्की के आधिपत्य के अंतर्गत ईसाई अपना आधिपत्य तुर्की का होगा, लेकिन उसके अंतर्गत ईसाई अपना और अरब अपना स्वायत्त शासन चला सकें। ये गांधी जी ने लिखा था 2 जून 1920 को। गांधी जी आगे लिखते हैं, मैं यह विश्वास नहीं करता कि तुर्क निर्बल, अक्षम या क्रूर हैं। हालांकि तुर्कों ने आर्मेनियाई जनसंहार 1915 किया था। आर्मेनिया में तुर्क लोगों ने जनसंहार किया था। उसमें 10 से 15 लाख आर्मेनियाई लोगों का तुर्कों ने सफाया किया था, उनकी हत्या कर दी गई थी। उन्हीं को गांधी जी दयालु कह रहे थे। जिन्ना ने भी कहा था कि खिलाफत पुराने ज़माने की चीज़ है। जिन्ना ने भी कहा कि खिलाफत पुराने ज़माने की चीज़ है और उसका साम्राज्य नहीं रह सकता। वैसे साम्राज्यवादी सत्ता बचाने में कुछ कटमुल्लों के साथ जुड़ जाना बहुत बड़ी भूल थी। चौरी चौरा कांड के बहाने गांधी जी ने जब आंदोलन वापस लिया तो इसीलिए कि उन्हें वास्तविकता समझ आ गई थी। बहरहाल इस्लाम के लिए मुसलमानों में आवेश पैदा कर उसमें हिंदुओं को झोंक कर 1 साल में स्वराज लेने का प्रलोभन देकर 1 साल में स्वराज लेने का, भाई गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन शुरू किया था उसमें उन्होंने कहा था कि हम 1 साल के अंदर अपने देश को आज़ाद करा लेंगे इस आंदोलन के माध्यम से। ठीक है, हालांकि बाद में वो समय सीमा बहुत पार हो जाती है। उसके बाद चौरी चौरा की घटना होती है और चौरी चौरा की घटना ने एक अच्छा अवसर दिया कि आंदोलन को समाप्त किया जाए, तो फिर से आंदोलन समाप्त कर दिया जाता है। हालांकि उसको हम किसी और चैप्टर में देखेंगे। तो होता यह है कि इस्लाम के लिए मुसलमानों में आवेश पैदा कर उसमें हिंदुओं को झोंक कर 1 साल में स्वराज लेने का प्रलोभन देकर गांधी जी ने जो आंधी पैदा की उससे समाज में गहरी दरार पड़ी। इस्लाम खतरे में के नारे से सबसे पहले वही नारा दिया गया था, और इस्लाम खतरे में के नारे से मुसलमानों में काफिरों के विरुद्ध जिहादी जोश भरा। काफिर जो जो इस्लाम धर्म से संबंधित नहीं है वो काफिर हैं, तो मतलब इसका परिणाम भी देखने को मिलता है। आप मालाबार की घटना को देख सकते हैं, जहाँ पे हजारों हजारों लोगों के साथ बहुत गलत होता है, उनकी हत्याएं होती हैं, बहु बेटियों के साथ, बच्चों के साथ। बहरहाल वो अलग मुद्दा है। फलतः मालाबार में अगस्त 1920 में हिंदुओं पर ऐसे हृदय वितारक अत्याचार किए गए कि डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में अगर हम देखते हैं तो समग्र दक्षिण भारत के हिंदुओं में भय की एक भयानक लहर तोड़ गई। ये अंबेडकर जी लिखते हैं मालाबार मुद्दे पे। दक्षिण भारत के हिंदुओं में भय की एक भयानक लहर दौड़ गई। सवाल ये है कि आप देखेंगे वामपंथी इतिहासकारों को तो वो जो है उसे स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ते हैं कि जिस तरह से और जगह विद्रोह हुए थे वैसे मालाबार का जो आंदोलन था वो भी स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित था। भाई साहब अगर वो स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित था तो बड़ा प्रश्न यहाँ ये उत्पन्न होता है कि वो स्वतंत्रता चाहते किससे थे? स्वतंत्रता वो चाहते किससे थे? क्योंकि विवाद तो हिंदुओं से था। तो उसी परिप्रेक्ष्य में समग्र दक्षिण भारत के हिंदुओं में भय की एक भयानक लहर दौड़ गई, ये अंबेडकर जी कहते हैं। किंतु गांधी जी ने उन अत्याचारों की निंदा तो दूर, आलोचना तो दूर, बल्कि प्रच्छन्न प्रशंसा की थी। मुझे नहीं लगता कि वो शब्द कौन से मिले होंगे, कौन से शब्द चयन रहा होगा गांधी जी का जिससे उन्होंने इस मुद्दे की प्रशंसा की। बहरहाल तो फिर उन्होंने कांग्रेस को भी मोपला अत्याचारों पर कोई ऐसा प्रस्ताव लाने से रोका। कांग्रेस को भी उन्होंने मना किया कि मोपला पे जो भी घटनाएं हुई हैं, जो अत्याचार हुए हैं, जो वहाँ पे हिंदू मारे गए हैं, उन सब मुद्दों से आपको कोई लेना देना नहीं, आप उससे दूर रहिए। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि मुसलमानों की भावनाओं को आघात न पहुँचे, ये सोचकर। यदि आप ऐसा कुछ प्रस्ताव लाते हैं तो मुसलमानों को तकलीफ होगी और उनको तकलीफ न पहुँचाई जाए, इसलिए आपको ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं लाना है। गांधी जी गलत उद्देश्य के लिए अनैतिक काम कर रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शंकर शरण अपने समीक्षा में लिखते हैं, जो राष्ट्रीय दैनिक जागरण के राष्ट्रीय अंक में ये सारी चीज़ें छपी थी। हालांकि अगर मैं अपनी राय दूं तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ समीक्षा में कुछ भी गलत है, मैं भी साम्यता रखता हूँ। कांग्रेस नेता और विद्वान के एम मुंशी के अनुसार अधिकांश नेता मानते थे कि गांधी जी एक गलत उद्देश्य के लिए अनैतिक काम कर रहे हैं। ठीक है, के एम मुंशी के अनुसार अधिकांश नेता,
ये मानते थे कि गांधी जी एक गलत उद्देश्य के लिए अनैतिक काम कर रहे हैं, जिससे बड़े पैमाने पर हिंसा होगी और सुशिक्षित हिंदू मुस्लिमों की राजनीतिक भागीदारी घटेगी। भाई जो शिक्षित मुस्लिम हिंदू हैं, और बात इसमें सिर्फ शिक्षित की नहीं है, जो जागरूक है, ठीक है, जो जागरूक है, जो समझते हैं कि इन सब चीज़ों का परिणाम क्या होगा क्या नहीं होगा, वो ऐसे आंदोलन में हिस्सा क्यों लेंगे। जिन्ना ने भी गांधी जी को चेताया था कि मुल्ले मौलवियों को राजनीतिक मंच देकर वह बड़ी भूल कर रहे हैं। ये किसने कहा था? जिन्ना ने कहा था। हालांकि इन्हीं सब मुद्दों से लेकर के, चूंकि जिन्ना तो 1916 में जब होता है लखनऊ समझौता होता है, तो उसी समय राष्ट्रीय लेवल के नेता बन चुके थे। तो और गांधी जी स्ट्रगल कर रहे थे, गांधी जी को भी वो मंच चाहिए था, उस मुकाम तक पहुंचना था। तो ऐसी स्थिति में जब गांधी जी खिलाफत आंदोलन का समर्थन दे रहे थे और दूसरी तरफ असहयोग आंदोलन भी चला रहे थे, तो कहीं ना कहीं जिन्ना को ये लग रहा था कि ये गलत हो रहा है और इन सारे मुद्दों को प्लेटफॉर्म बना करके महात्मा गांधी ऊपर उठना चाहते हैं। बहरहाल इस मसले पर लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, रविंद्रनाथ टैगोर जी, अरविंद जी आदि मनीषियों ने भी सार्वजनिक चिंता प्रकट की थी। किस पे प्रकट की थी? गांधी जी के क्रियाकलापों पे। मौलाना आज़ाद सुबहानी जैसे मुस्लिम नेता अंग्रेजों से भी बड़ा दुश्मन 22 करोड़ हिंदुओं को मानते थे। ये ध्यान रखने की बात है कि ये जो मौलाना आज़ाद सुबहानी थे, ये खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे। ये अंग्रेजों से भी बड़ा दुश्मन किसे मानते थे? 22 करोड़ हिंदुओं को मानते थे और उन्हें समर्थन दे रहे थे गांधी जी। हिंदुओं को इस्लामी रोष का शिकार बनाया गया। स्वामी श्रद्धानंद ने एक खिलाफत सभा का विवरण दिया है जिसमें वह गांधी जी के साथ सम्मिलित हुए थे। उसमें मौलाना लोग बार बार हिंसा का आह्वान कर रहे थे। स्वामी श्रद्धानंद के शब्दों में, जब मैंने खिलाफत आंदोलन, श्रद्धानंद क्या कहते हैं कि जब वहाँ मंच पे जाते हैं, देखते हैं कि तमाम जो मुस्लिम विचारक थे और जो यंग लोग थे या फिर जो धार्मिकता से ओतप्रोत थे, वो लोग मंच पे हिंसा का नारा लगा रहे थे, हिंसक नारे लगा रहे थे, हिंसा के लिए उतावले थे। तो स्वामी श्रद्धानंद के शब्दों में, जब मैंने खिलाफत आंदोलन के इस पहलू की ओर ध्यान दिलाया तो महात्मा गांधी जी मुस्कुराए और कहने लगे कि वह ब्रिटिश नौकरशाही की ओर इंगित कर रहे हैं। उत्तर में मैंने कहा कि यह सब तो अहिंसा के विचार का विनाश करने जैसा है, और जब मुस्लिम मौलानाओं के मन में उल्टी भावनाएं आ गई हैं तो उन्हें इस हिंसा का इस्तेमाल हिंदुओं के विरुद्ध करने से कोई रोक नहीं सकेगा। ये सदानंद जी ने गांधी जी से कहा था उस समय। आखिर वही हुआ। खिलाफत आंदोलन के दौरान और खिलाफत के खात्मे के बाद हिंदुओं को इस्लामी रोष का शिकार बनाया गया। खिलाफत आंदोलन के दुष्परिणामों से देश आज तक नहीं उभर सका। स्टैनले वोलपॉट ने अपनी पुस्तक जिन्ना आप पाकिस्तान 1984 में लिखा है कि खिलाफत के खात्मे पर पूरे भारत में जहां तहां मुसलमानों ने हिंदुओं पर गुस्सा उतारा। क्या लिखते हैं? खिलाफत के खात्मे पर पूरे भारत में जहां तहां मुसलमानों ने हिंदुओं पर गुस्सा उतारा। हत्या, दुष्कर्म, जबरन धर्मांतरण, अंगभंग और क्रूर अत्याचार किए। पूरे खिलाफत आंदोलन के दौर की परख करने पर आश्चर्य होता है कि गांधी जी के अहिंसा संबंधी दोहरेपन तथा खिलाफत आंदोलन की किस बड़े पैमाने पर लीपापोती हुई है। उस आंदोलन के दुष्परिणामों से देश आज तक पूरी तरह नहीं उबर सका है। इसीलिए अपने अपने कारणों से यहाँ सभी राजनीतिक धाराएं उसकी चर्चा से बचती हैं, जबकि यह उस ऐतिहासिक आंदोलन का शताब्दी वर्ष था। शताब्दी वर्ष कब था? 2019 में। उसी समय का ये लेख था जो मैंने आप लोगों से साझा किया है। इसका निष्कर्ष देखते हैं हम तो खिलाफत आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण पड़ाव था जिसने धार्मिक और राष्ट्रीय उद्देश्यों को एक साथ जोड़ा या फिर जोड़ने की कवायद की। मोहम्मद अली जिन्ना ने इसमें एक संयमित लेकिन रणनीतिक भूमिका निभाई जो उनकी संवैधानिक दृष्टि और राष्ट्रीय एकता के प्रतीक उनकी शुरुआती प्रतिबद्धता को दर्शाती है। हालांकि उनकी सीमित भागीदारी और असहयोग आंदोलन से असहमति ने उनके भविष्य के राजनीतिक दृष्टिकोण को भी आकार दिया। ये वही समय था। इसके बाद स्थितियाँ ऐसी बदलती हैं कि जिन्ना महोदय भारत से चले जाते हैं, फिर वो बाद में लौट के 1934 के आसपास में वो भारत आते हैं, बिल्कुल नए रूप लेकर के। तो ये आपने जो देखा खिलाफत आंदोलन, कारण देखा आपने क्यों शुरू होता है, और जब तक ये खिलाफत आंदोलन भारत में चलता रहा तब तक जगह जगह आंदोलन होते रहे और आंदोलन में तमाम जो है वो क्रूर घटनाएं भी घटित होती रहीं। ये सब हो रहा था, देश में लगातार चल रहा था। और उसके बाद अंततः कमाल अतातुर्क ने जब वहाँ पे खलीफा की सत्ता को खत्म कर दिया तो भारत में भी यह धीरे धीरे बिल्कुल मृतप्राय हो गया ये। ठीक है, ओके। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा और
डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक दिस। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।